देखिए जो मजबूत हुआ है उससे यूएस के मार्केट्स में दबाव देखने को मिला है और अब डर ये है कि ईसीबी जो है वो जो क्यूई कर रहा था क्वांटिटेटिव ईजिंग उसको खत्म कर सकता है। ये खबरें आ रही हैं, थोड़ी सी नकारात्मक खबरें हैं। बुल्स को थोड़ा सा इस खबरों से हर्ट होता है, ये कहना चाहिए। ये बात तो सही है, मतलब ग्लोबल मार्केट से जो कुछ भी संकेत आ रहे हैं, कभी डॉइश बैंक को लेकर, कभी फिर आपको अमेरिका के इलेक्शन और उसके बाद ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, तो ये बात सही है। ग्लोबल मार्केट्स आपकी स्पीड पर बार बार ब्रेक लगाएंगे, तो जब ये ब्रेक लगे फोकस लोकल मार्केट पर, लोकल एक्शन पर शिफ्ट कर लीजिए, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो फिर अनिल ये बताइए तेजी की हैट्रिक होगी क्या? कल तेजी थी, उससे पहले तेजी थी, सोमवार को 400 पॉइंट के आसपास की सेंसेक्स में, कल भी आप देख लीजिए 100 पॉइंट की मान लीजिए। तो क्या इतने चलने के बाद आज बाजार सुस्ताएंगे या फिर रैली होगी? तेजी होनी चाहिए। मुझे लगता है कोई वजह ऐसी खास नहीं दिखती, अनलेस कि क्या एशिया 1-1.5-2% कमजोर हो जाता, वैसा तो है नहीं। और यूरोप बहुत कमजोर खुल जाए तो देखेंगे, तो कम से कम यूरोप खुलने तक मुझे बहुत डर नहीं है। और ऐसे में अगर कमजोर शुरुआत हो तो वहीं पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब वही वाली बात है, कल की तरह कमजोर शुरुआत होती नहीं है, अगर आज मिले बहुत अच्छा मौका है। सबसे बढ़िया बात क्या है, कल पॉलिसी जो आई है कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कट मिल गया आपको, आगे के लिए उन्होंने कॉमेंट्री दी वो भी अच्छी है। उसके बावजूद बाजार में वैसा माहौल नहीं कि बस खरीद लो, तो ये एक अच्छा संकेत है। जिस कम स्पीड से कल बाजार बढ़ा है, जगह छोड़ी ऊपर जाने की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8,700 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 8,700 के नीचे आप बंद न हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तेजी में रहे। पहली बात, गिरावट में खरीदारी का मूड बनाए, न कि उछाल में बिकवाली का। और तीसरी बात है कि पॉलिसी के बाद घरेलू बाजारों की वजह से नीचे जाने का जो खतरा था वो आपके लिए कम हो गया। अगर अब आप नीचे जाएंगे तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से जा सकते हैं, या इंडो पाक बॉर्डर पर अगर कोई टेंशन वाले कोई समाचार आ जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपके लिए नीचे जाने का खतरा खत्म हो गया है, काफी हद तक कम हो गया। तो ऐसे में आज 8,700 की क्लोजिंग पर नजर है। इंट्राडे के लिहाज से भी लेवल वही है कि 8,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। कल के लोज के आसपास जो कि 8,735 था, अगर वहां मिले निफ्टी तो बहुत ही बढ़िया, वो खरीदारी का अच्छा लेवल है। नहीं तो भी अगर कमजोर शुरुआत हो तो खरीदारी का ही मूड बनाना चाहिए। 8,800, 8,825 वो लेवल है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और एक बात और ध्यान रखें, अगर क्लोजिंग 8,800 के ऊपर मिली तो फिर दिवाली के पहले आपको 9,000 निफ्टी आराम से दिखा देगा, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो इतनी तेजी बन सकती है। बैंक निफ्टी बेहतरीन संकेत, बड़े उतार चढ़ाव, काफी कमजोरी दिखाने के बाद फर्स्ट हाफ में फाइनली बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी 19,500 के ऊपर। तो 19,500 को ही मैं स्टॉप लॉस मानूंगा। ऊपर की तरफ 19,900, 20,000 के टारगेट्स मुझे बैंक निफ्टी पर आते हुए दिखते हैं। और 20,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया तो फिर बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। इसलिए आज से सेक्टर्स जो पॉजिटिव चुने, बैंक्स और खासतौर से सरकारी बैंक्स, स्टील, फार्मा और एफएमसीजी, तो मिक्स है। एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बावजूद मैं स्टील चुन रहा हूं, बैंक्स चुन रहा हूं, और फार्मा एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव शेयरों में भी मुझे लगता है खरीदारी की जा सकती है। राइट, तो ये सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बस ये जो फेड के जो प्रेसिडेंट लोग हैं ना, वो बयान ना दिया करें, वो ज्यादा अच्छा है। आप देखिए उनकी तरफ से बयान आया कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देनी चाहिए। तो अब सबकी नजर रहने वाली है शुक्रवार को आने वाले नॉन फार्म पेरोल के डेटा के ऊपर कि वो कैसा निकल कर आता है। तो चलिए ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर ज्यादा नजर रहने वाली है। यहां पर तो अच्छी खबरें आ रही हैं, और एक और अच्छी खबर है जो कल शाम को आई, वो है आईएमएफ की तरफ से। उनको लगता है कि भारत में अच्छी तेजी हो सकती है। ग्रोथ का जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बढ़ाकर 7.6% का कर दिया है। हालांकि ग्लोबल फोरकास्ट उन्होंने थोड़ा सा घटाया है, लेकिन भारत के ऊपर तो देखिए वो हमारे गवर्नर साहब ने ग्रोथ का फोरकास्ट नहीं बढ़ाया, लेकिन आईएमएफ ने बढ़ा दिया है। लेकिन हाँ, ये आपने कहा, ये अच्छी बातें हैं। तो नवरात्र का समय चल रहा है तो अच्छी खबरें आ रही हैं। ये बताइए, वागले साहब से पूछते हैं कि आज क्या करेंगे फिर वो। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक कल हम बात कर रहे थे 25 बेसिस पॉइंट्स डिस्काउंटेड है, और जो कि हुआ। फिर भी मुझे नहीं लगता है, मार्केट्स ने एक सीमित रिएक्शन दिया जो मुझे लगता है। 20-30 पॉइंट ऊपर जाना ऐसे इवेंट पे कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कल 50 पॉइंट हो जाते तो शायद हम 9,000 के आसपास आज और कल तक जाते। शायद वो नहीं होगा, लेकिन 3-4 दिन ज्यादा लगेंगे। टारगेट्स वही है आज के लिए, या आज और कल के लिए मेरा टारगेट 89-10 है। तो ऑब्वियसली मैं बुलिश हूं। करेक्शन के तौर पे मुझे 30 पॉइंट से ऊपर निफ्टी में करेक्शन लगता नहीं है। 8750 का स्टॉप लॉस होगा अक्टूबर फ्यूचर्स का, और बैंक निफ्टी में रेंज होगा 19,650 ऑन द डाउन साइड। ऊपर में 20,150 का टारगेट मुझे 1 या 2 दिन में आते हुए लगता है।
और 87, 89, 50 की रेंज है। अगर आप मुझे पूछो कि बेट किस तरफ है, मुझे लगता है 89, 50 पहले आएगा, ना कि 87 पहले आएगा। 8950 पहले आएगा, वाह। तो जो अनिल, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 8800 के लेवल थे, वहां तक वापस जाएगा, ये एक अच्छी खबर साफ समझ में आ रही है। और उसके ऊपर 8950 तक जा सकता है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के दिन हेमंत हमने जो इंट्राडे में हाई बनाया था वो 8800 का था। तो इसीलिए मैं आज ये कह रहा था कि 8800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए ना, मजा बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, फिर तो एफआईआई मदद करेंगे इसमें हम लोगों की, ये ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए कैश मार्केट में एफआईआई ने खरीदारी करी है कल फिर से 344 करोड़ रुपए की ही सही, लेकिन हुई तो खरीदारी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक दिन जो हमने 4 डिजिट का सेल का फिगर देखा था, थोड़ी घबराहट हो गई थी, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्वालिटी के लिहाज से डेटा अच्छे हैं। हम कल भी यही बात कर रहे थे, क्वालिटी के लिहाज से डेटा अच्छा है। छोटे हैं, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, डेटा अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि डोमेस्टिक फंड से 250 करोड़ की बिकवाली की कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और उसमें भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी, एक्चुअली होना ही चाहिए, डोमेस्टिक फंड्स के आंकड़े भी अलग लगाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है और म्यूचुअल फंड क्या कर रही है, तो बहुत ज्यादा और क्लैरिटी आ जाए डेटा की। लेकिन एनीवे जो है उससे काम चलाएंगे हम। तो 250 करोड़ के डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली के आंकड़े को मैं नेगेटिव नहीं मानता। अच्छी बात एक और क्या है, 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआई ने खरीदे, और बड़े दिनों बाद इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एक अच्छी बात यह कि निफ्टी में जरूर शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन हेमंत कल के सेशन में बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाई है एफआई ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बंद होते होते ऐसा लगता है पॉलिसी के बाद आखिरी आधे एक घंटे में पोजीशन बैंक निफ्टी में बनी है। इसलिए अब आपको आज और आगे के लिए बाजार का डायरेक्शन लेना है तो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस करिए। और अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स आना। अगले हफ्ते इसी दिन बुधवार को इंडसइंड बैंक, जो कि अच्छे नतीजे देने के लिए जाना जाता है, उसके नंबर्स आएंगे। और उसके बाद एक्सिस बैंक के 24 को, एचडीएफसी कोटक के 25 को, एचडीएफसी के 26 को। तो बैंकिंग जनरली हो सकता है अच्छे नतीजों के दम पर यहां पर तेजी हो रही है। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन जो संकेत तेजी के ज्यादा दिख रहे हैं वो सरकारी बैंक में ज्यादा दिख रहे हैं बजाय प्राइवेट बैंक्स के। तो सरकारी बैंक्स पर एफआईआई ज्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। वजह रेट कट और हो सकता है बॉन्ड यील्ड्स में कमी होने की वजह से उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में मार्क टू मार्केट प्रॉफिट अच्छे आएंगे, तो काफी हद तक इस क्वार्टर के बैंक्स के प्रॉफिट थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो 925 करोड़ के एक और बड़ा आंकड़ा है ऑप्शंस की खरीदारी का। तो एक एफआईआई ने यह काम किया कि अब उनको बिकवाली इंडेक्स में नहीं करनी है, हेजिंग करने के लिहाज से, चूंकि आप जो 2-3 कारण ग्लोबल मार्केट्स के बता रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, उसको देखकर एफआईआई 925 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे। तो उन्हें यह लग रहा है पुट ऑप्शंस खरीदकर अपने आप को हेज किया जाए। तो ओवरऑल डेटा मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चलिए, डेटा में कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिख रहे हैं। तो जब अच्छे डेटा हो, आरबीआई की तरफ से रेट कट आ चुका हो, आईएमएफ की तरफ से ये संकेत मिल चुके हो कि ग्लोबल फोरकास्ट भारत का तो बढ़ गया है, कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, जैन साहब से बेहतर और कौन बता सकता है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ नजर है आपकी। हाँ, देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से कल मार्केट क्रेडिट पॉलिसी के बाद रिएक्ट किया, सर्टेनली मैं सुन रहा था, अभी स्लो रिएक्ट किया था, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी घर बाकी है। और जितनी भी नेगेटिव न्यूज थी और जो भी न्यूज ट्रिगर्स थे सारे निकल चुके, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स, जिस तरीके से कल स्पीच सुना था बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और ओवरऑल जो स्टेटमेंट्स थे पोस्ट पॉलिसी, वो बहुत ही फेवरेबल थे। तो क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बीएफएसआई सेगमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा रुझान रहना चाहिए, एनबीएफसी अच्छे करने चाहिए और बैंक्स अच्छी करनी चाहिए। और पीएसयू बैंक्स में जैसे कि सिंडिकेट बैंक है, विजया बैंक है, ग्रुप फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग्स और ऑटो एंसिलरी, और ये भी है सारे सेक्टर्स। बट ओवरऑल मैं थोड़ा बुलिश ज्यादा बीएफएसआई सेगमेंट पे। चलिए, तो बीएफएसआई सेगमेंट पर ज्यादा बुलिश है, सिंडिकेट, विजया, इक्विटास के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कितनी तेजी और ऊपर अभी हो सकती है, 8800 के पार जाएंगे और उसके ऊपर भी क्या लोग पोजीशंस बना रहे हैं इस समय? बन रही है। मतलब 2 लेवल्स एफएनओ में बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं जो ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा लंबा व्यू रख रहे हैं, तो एक चीज बहुत साफ है कि 8600 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो आप ये मानकर चलें कि बुरी से बुरी खबर में भी 8600 बड़ी आसानी से टूटेगा नहीं। 5-25 पॉइंट की बात अलग हो सकती है, टूटेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो इमीडिएटली एक बड़ा अहम सपोर्ट आज कल के लिए ट्रेडर्स के लिए आ रहा है, वो है 8700 पर। वो क्यों?
क्योंकि कल भी 7 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं और परसों भी 7 लाख शेयर जुड़े हैं, तो 2 दिनों में 14-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स क्या करेंगे, कितनी भी कमजोरी हो जाए दिन के दौरान वो 8700 के नीचे बाजार को जाने नहीं देंगे। तो अब आपको ये पता है कि आपकी रिस्क 60-70 पॉइंट की है। अब आपको तेजी के मार्केट में इतनी रिस्क तो रखनी पड़ेगी, आधा % की निफ्टी पे उतनी रिस्क लेकर अगर आप ट्रेड करें, और आपको दिख रहा है सामने मेरा स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है 8700 का, तो फिर अपसाइड के लिए ट्रेड करने का एक मौका बनता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं जहां खुले शुरुआती पहले घंटे में सुस्ती मिले बहुत अच्छी बात है, कमजोरी मिले बहुत अच्छी बात है, 8730-40 की रेंज में अगर आपको निफ्टी मिले बहुत अच्छी बात है, वहां खरीदारी करनी चाहिए 8700 को स्टॉप लॉस मानकर। ये पहला संकेत। दूसरा संकेत, बैंक निफ्टी में 24,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, निफ्टी में ज्यादा नहीं 2 लाख शेयरों से बढ़ा, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा खरीदारी के बेहतर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी कमजोर ना हो घबराने की जरूरत नहीं, संकेत निफ्टी अब बैंक निफ्टी से लेगा, न कि बैंक निफ्टी निफ्टी से। तो ये फर्क एक दूसरा दिख रहा है। तीसरी बात यह कि 8800 क्यों मैं उसके ऊपर की क्लोजिंग देखना चाहता हूं, उसकी 2 वजह है। 8800 पर कल पुट में 7 लाख शेयर वहां पर भी ऐड हुए और कॉल में 3 लाख शेयर। तो अगर 8800 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब एक संकेत साफ है कि बुल्स का कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा और मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये मान लेंगे कि अब मंदी में रहने में समझदारी नहीं है, ये हमारा आखिरी स्टॉप लॉस है। जिस लेवल की आप बात कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो लेवल अगर हम फिर से पार कर जाते हैं तो वो बहुत अहमियत वाला लेवल है। इसलिए 2 लेवल ध्यान में रखें वायदा कारोबार के लिहाज से। 8700 के नीचे की क्लोजिंग ना मिले तब तक मजबूत है, 8800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए सुपर बुलिश। चलिए, तो 8800 इसको नोट कर लीजिए, ये है वो लेवल जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद से अब हम वापस से रिकवरी के पाथ पर हैं और उस लेवल के ऊपर जाएंगे तो फिर तो वागले साहब जो कह रहे हैं 8950 का लेवल वो भी आराम से देखने को मिलेगा। तो वागले साहब से पूछते हैं आज वो कौन से स्टॉक्स में तेजी या मंदी करना चाहते हैं? मंदी करना चाहते हैं या सिर्फ तेजी के ही कॉल है सारे? हिम्मत भी नहीं है मंदी करने। वाह क्या बात है, बताइए तो फिर 2 टॉप पिक तो बताइए फिर आज। जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो अनिल जी ने कहा बैंकिंग स्टॉक्स। कल के लास्ट आवर में मैंने लास्ट 3 महीने में जो वॉल्यूम्स देखे हैं फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बैंकिंग स्टॉक टॉप पिक चुना है, जो है कैनरा बैंक। ओके और इसका स्टॉप लॉस होगा 321, टारगेट होगा 360, 1 या 2 दिन का कॉल है। मैंने आपको मेटल स्टॉक्स के बारे में भी सुबह बात करते हुए सुना, जिंदाल स्टील का पैटर्न बहुत बढ़िया बना है, ब्रेकआउट की तैयारी है, इसमें बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 78, टारगेट ऑफ 93, अगेन 2 या 3 दिन का व्यू है। ओके, तो जेएसपीएल पर रखिए नजर, कैनरा बैंक पर रखिए नजर। 2 स्टॉक्स तो वागले साहब ने बता दिए, बाकी के 2 कौन से ये उनसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और संदीप जैन साहब ने भी बताया बैंकिंग शेयरों पर रखिए नजर, सिंडिकेट, विजया बैंक पर उनकी नजर है, इक्विटास पर भी वो बुलिश है। लेंगे ब्रेक के बाद पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमारे 5 एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि 5 का पंच क्या है आज के लिए, यानी कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों में है, सुर्खियों में, और उसके बाद एक्सपर्ट्स की पिक्स भी। एक ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त है अब ये जानने का कि 5 एक्सपर्ट्स की राय आज निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। चार्ट्स को देखकर मानव चोपड़ा की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर। बुलिश हैं वो, कह रहे हैं 8850 तक जा सकता है 8700 के स्टॉप लॉस के साथ। लॉन्ग पोजीशन ही बनाइए। बुलिश सिमी भौमिक भी हैं और वो कह रहे कि तेजी करें 8700 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर की तरफ 8790, 8820 के लेवल। आशुतोष सरना भी कह रहे हैं कि तेजी करने में ही होगा फायदा, 8830 का टारगेट, 8740 का स्टॉप लॉस भी। साथ दे रहे हैं उनका सीईओ इक्विटी रश के कुणाल सरावगी, बुलिश है 8700 के स्टॉप लॉस के साथ, 8860 कुणाल का लक्ष्य। लीजिए, और 5वें एक्सपर्ट भी बुलिश है, विवेक गुप्ता, वो भी कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड में ही रहना चाहिए अब तो, 8820 का टारगेट, 8697 यहां पर लगाइए स्टॉप लॉस। तो 5 का पंच जो है वो काफी मजबूत है। आज देखिए 5 के 5 एक्सपर्ट बोले। तो आपका पहला सवाल हैट्रिक तेजी की होगी, उसका जवाब काफी कुछ इधर दिख रहा है और उस लिहाज से। अच्छा हेमंत, सबसे बढ़िया बात ये कि सारे लेवल्स भी बड़े एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं। तो स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड 8700 पर 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक, टारगेट 8800 से लेकर 8850 की रेंज में, वहां पर करनी है आपको मुनाफा वसूली। चलिए, ये तो बात हुई 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर, लेकिन 5 का पंच क्या है, कौन से वो 5 सेक्टर स्टॉक्स हैं जो आज आपको रडार पर जरूर रखने चाहिए, आइए जान लेते हैं।
तमाम स्टील कंपनियों के लिए एक बेहद पॉजिटिव खबर। सरकार ने स्टील पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी कि एमआईपी को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कल खबरें आ रही थी कि शायद ऐसा न हो, लेकिन ऐसा हुआ है। 66 प्रोडक्ट पर यह बढ़ाया है और बाकी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तो है ही, और वैसे भी दाम देखा जाए तो कम ही है इस वक्त घरेलू बाजारों में, ज्यादा ही है, तो ऐसे में दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्टील कंपनियों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात कि अगर ग्लोबली किसी भी वजह से स्टील में मंदी आती है तब भी ये कंपनियां सेफ हैं। सरकार को सैल्यूट कल कर रहा था, CLSN और सही सैल्यूट कर रहा था। देखिए 2 महीने के लिए और मियाद बढ़ा दी गई है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस शेयर पर रखिए नजर, और इसलिए रखिए नजर क्योंकि इनसिंक कैपिटल, जिसका जिक्र हमने आपको करीब सितंबर के आखिरी हफ्ते में 22 तारीख के आसपास किया था, जब उन्होंने एडलैब्स में हिस्सेदारी खरीदी थी, और आपने देखा एडलैब्स के शेयर में किस तरह की जोरदार रैली देखने को मिली। और अब टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी इनसिंक ने ही शेयर खरीदे हैं, और खरीदे हैं 4.25 लाख शेयर 56 रुपए के भाव पर। आज इस शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। HPBT IOC तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर पर रखे नजर। नेगेटिव साइड पर कच्चे तेल के दाम बढ़कर आए, $51 के पार पहुंचा है ब्रेंट क्रूड, और 6 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं रिफाइनरी मार्जिन एशियाई बाजार में। तो दोनों तरफ से नेगेटिव खबरें आए तो थोड़ा दबाव तो दिखेगा। लेकिन श्री रेणुका शुगर के लिए अच्छी खबर, बल्कि महाराष्ट्र की चीनी कंपनियों के लिए देखिए अच्छी खबर बताई जाएगी, क्योंकि क्रशिंग सीजन जो जनरली 1 नवंबर से शुरू होता है वो 1 महीना डिले हो गया है। अब ये 1 दिसंबर से शुरू होगा, और इसके कारण सबसे बड़ा बरसात ही नहीं रुक रही, बारिश होती जा रही है। अब भी तो क्रशिंग तो डिले होनी ही थी। दूसरा, एकरेज जो है, यानी लोगों ने इस बार कम गन्ना लगाया भी है, तो एकरेज घट के आ रही है, तो चीनी की कीमतें बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो इन कंपनियों को होगा फायदा। तो जो लोग अक्टूबर हीट का इंतजार कर रहे थे, लगता है दिसंबर कोल्ड वेव पहले आती हुई नजर आ रही है। इस वक्त तो मूड माहौल, कम से कम टेम्परेचर तो मुंबई का तो वैसा ही है। इस बीच जागरण प्रकाशन पर रखिए नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके रेडियो कारोबार को डीमर्ज करने की मंजूरी दे दी है। पहले से इनका प्लान था, ये मंजूरी आ चुकी है, और अब ये रेडियो कारोबार जागरण प्रकाशन से बाहर हो जाएगा। साथ ही म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का जो कारोबार है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो एक अलग एंटिटी, एक वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना जो पहले बताई जा रही थी, उस पर मुहर लगती है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वाघे साहब और संदीप जैन साहब, और अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन दिखेगा। संदीप जी, बैंकिंग शेयरों की आप बात कर रहे थे, लेकिन 2 सरकारी बैंक मैंने देखा है आपकी लिस्ट में, और दोनों ही मिड कैप से सिंडिकेट और विजया, ये आपने पसंद किए। एक तो इन दोनों के बारे में बताएं, और दूसरा, क्या प्राइवेट बैंक्स भी खरीदे जाने चाहिए? हाँ, देखिए बिल्कुल प्राइवेट बैंक्स भी खरीदे जा सकते हैं, और PSU बैंक्स में सर्टेनली अब ऐसा लगने लगा कि RBI का जो स्टैंड था पहले और अब में काफी फर्क नजर आ रहा है। और इनफैक्ट जो कमेंट्री थी उसको देखकर लगने लगा कि थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच कहीं ना कहीं RBI लेगी, और जो भी बैड लोन्स है उनको लेकर भी थोड़ी सी ईज आनी चाहिए। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन बैंक्स में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा है नहीं, और अपसाइड बहुत अच्छा लगता है। ये 2 बैंक्स तो मैंने बताई हैं, एक FNO का स्टॉक और एक कैश मार्केट का विजय बैंक, और दूसरा PNB है, यूनियन बैंक है। तो लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बट इन सब में से मेरे को ऐसा लगता है कि एक FNO का स्टॉक ले ले, कैश मार्केट का स्टॉक ले ले, और एक अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे DCB, पहले भी मैंने जिक्र किया वो उस बैंक का, DCB अच्छा लगता है। इवन कोटक महिंद्रा बैंक, इनफैक्ट वो भी बहुत बेहतरीन लगने लगा है, जिस तरीके की उनके जो प्लान्स है। और एक उन्होंने अभी रिसेंटली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी टेक ओवर की है तो छोटा सा टेक ओवर, बट उनके लिए बहुत बड़ा व्यापार बन सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक पे भी ध्यान रखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और DCB और ये 2 बैंक्स। ओके, तो नजर रखिए इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर, और नजर रखिएगा मेटल कंपनियों के ऊपर भी। जैसा कि हम आपको 5 के पंच में बता रहे थे, पहला सेक्टर जो था जिस पर फोकस होना चाहिए वो मेटल कंपनियां हैं, क्योंकि सरकार ने 2 महीने के लिए मियाद जो है और बढ़ा दी है MIP की। कौन सा स्टॉक चार्ट्स पर सबसे मजबूत लगता है, पूछेंगे वागले साहब से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त है अब ये जानने का कि ब्रोकरेज हाउसेज क्या राय रख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट राय तो उनकी पॉलिसी के ऊपर। ये पॉलिसी के बाद अब क्या मान रहे हैं, अगला रेट कट कब होगा, चलिए जानते हैं नियति से। नियति, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। अगला रेट कट का सबको इंतजार है, ये लोग क्या मान रहे हैं?
बिल्कुल हेमंत, कल आरबीआई ने सारे ही ब्रोकरेजेस को सरप्राइज किया है और अब ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच है, सिटी है, मॉर्गन स्टैनली है, नोमुरा है, इन सबको ये लगता है कि अब जो अगला रेट कट आएगा वो फरवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं, फरवरी में आएगा। और मॉर्गन स्टैनली तो ये भी कह रहा है कि मार्च तक आपको 50 बेसिस पॉइंट तक का कट देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच साफ तौर पर कह रहा है कि 7 फरवरी को होने वाली जो पॉलिसी है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का कट श्योर शॉट है। मनी मार्केट में काफी ज्यादा सरप्लस है, यहां से उम्मीद है कि रेट कट की जो कयास है वो ज्यादा बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन में काफी ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद है और इसी के लिए क्रेडिट स्विस अपने जो पोर्टफोलियो है जो शार्प फॉल इन्फ्लेशन में आएगा उसको देखते हुए उन्होंने काफी सारे बदलाव किए हैं। ये ओवरवेट हैं स्टेपल्स, इन्होंने ओवरवेट का अब स्टांस रख लिया है कंस्ट्रक्शन पर, ऐड कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस को और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे काफी ज्यादा ओवरवेट है, बहुत बुलिश है। मारुति, जी और हेवल्स में जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। इनके टॉप पिक्स में LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, L&T, सद्भाव, टाटा स्टील और वेदांता शामिल है। लेकिन अब भी इन्होंने जो अंडरवेट का कॉल IT और हेल्थ केयर में था वो और ज्यादा डीपन कर दिया है और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और स्टेपल्स पे इन्होंने अपना जो ओवरवेट है स्टैंस उसको भी इन्होंने मेंटेन किया। अच्छा है, देखिए ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि 7 फरवरी को रेट कट आएगा, ये जो उम्मीदें हैं वो वहां शिफ्ट हों और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कमाल कर दे और 6-7 दिसंबर को भी अगर एक रेट कट आ जाए तो बाजार में पॉजिटिव सरप्राइज होगा। एक्चुअली है ना, पिछले 3 सालों में लोगों की पीछे सोचने की आदत पड़ गई कि मतलब जब सोचते थे पीछे के डेटा देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे, अरे आगे के डेटा सोच कर भी कुछ करो। तो पटेल साहब ने जो किया वो आगे की सोच के किया है। अब लोग सोचते हैं फरवरी में आएगा और डेटा ठीक हो गए ना थोड़े भी और ये ग्लोबली चिंताएं नहीं हुई तो दिसंबर में भी मिल जाए तो बड़ी बात, गिफ्ट मिल जाए, दिवाली गिफ्ट तो मिल गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कल की पॉलिसी में हेमंत जो दिखा ना, बड़े लंबे समय बाद, मतलब ये सिर्फ रघुराम राजन वाली बात नहीं है, उनके पहले के भी कई गवर्नर्स को देख के सरकार और आरबीआई के बीच का तालमेल, सेम पेज पे, जो इकोनॉमी को हमारी बैलेंस शीट इतनी मजबूत है इस वक्त, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे मजबूत स्थिति में। अभी रेट कट करके हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आधा वर्ल्ड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से जूझ रहा है, हम ही ऊपर रखे हुए हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका था जो उन्होंने किया और मैं तो उम्मीद करता हूं अगर सिचुएशन यही रही तो आपको अगली पॉलिसी में भी मिल जाएगी। 1 नंबर सरकार, 1 नंबर आरबीआई, 1 और 1 11 होते हैं और आप देखिए रेट कट तो दिया है। नियति ये बताइए, ये तो बात हुई ब्रोकरेज हाउसेस की पॉलिसी के ऊपर, लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज ब्रोकरेज हाउसेस के अच्छे या कमजोर रिपोर्ट्स आई हैं? पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स पे। नोमुरा ने इनिशिएट किया है अपनी कवरेज मदरसन सुमी पे बाय यानी निवेश की रेटिंग के साथ। 387 का इनका लक्ष्य है, 18% का अपसाइड देख रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में एक बड़ा QIP लॉन्च किया था, उसके बाद ये 29% EPS का अनुमान लगा रहे हैं FY 16-19 के दौरान और ओवरऑल 16% रेवेन्यू में इजाफा की इनको उम्मीद है। स्टैंड अलोन बिजनेस पे इनको 15% एक रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। मिरर्स के सेगमेंट में 15% रेवेन्यू ग्रोथ की इनको उम्मीद है। प्लास्टिक पार्ट्स में 17% रेवेन्यू की उम्मीद है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 13.5 बिलियन यूरोस के आसपास की है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के इनको और ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 387 का लक्ष्य आपको मदरसन सुमी 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। टाटा मोटर्स ने कल यूएस की जो बीपीआई JLR की वो काफी ज्यादा स्ट्रांग पेश की है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस बुलिश है टाटा मोटर्स पे। JP मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 570 का इनका लक्ष्य है। मैक्वायरी और नोमुरा के लक्ष्य इनसे और ज्यादा के हैं, 600 और 601 के लक्ष्य नोमुरा और मैक्वायरी दे रहा है टाटा मोटर्स पर। ओके, तो टाटा मोटर्स पर सब बुलिश है, हो भी कि ना, क्योंकि जबरदस्त एक्शन टाटा मोटर्स में दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट की रिकवरी का असर साफ तौर पर नजर आता है टाटा मोटर्स पर। 600 रुपए के आसपास के लक्ष्य मक्वायरी के, JP मॉर्गन के और साथ ही नोमुरा के भी। चलिए, तो ये है आज तमाम FI ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स। हमारे साथ संदीप वागले और संदीप जैन साहब तो हैं, किरण जाधव भी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रिसीजन टेक्निकल्स के। किरण बताइए, पहले तो आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज ट्रेडिंग के लिहाज से, आपकी टॉप पिक्स?
मेरी टॉप पिक्स पहले हीरो मोटोकॉर्प है, जहां पे बहुत अच्छे सपोर्ट के नजदीक है, इसलिए ये मेरा पिक है और मुझे लगता है इधर से अपसाइड बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। 3500 का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 3510 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इधर से बाउंस बैक बिल्कुल कई बार हमने देखा है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे बाउंस बैक देखने को मिल गए। तो अगले 2 दिनों के टारगेट्स के लिए 3615 के टारगेट्स होंगे। दूसरा होगा जिंदल स्टील, जहां पे 81 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 88 के होंगे आज या कल के लिए। यहां पे भी एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है और डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग उभर के आ रहा है, तो ये भी मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा आज के लिए। तो जिंदल स्टील यानी JSPL किरण यादव जी को तो पसंद है ही, संदीप बागले जी ने कुछ देर पहले बताया उनको भी पसंद है, तो ये है वो कॉमन स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएगा। वैसे भी मेटल और सेक्टर का आज दिन होने वाला है। सरकार ने जिस तरह से MIP की मियाद जो है वो 2 महीने के लिए बढ़ा दी है। लेकिन बागले साहब ये बताइए और कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं JSPL और कैनरा बैंक के अलावा? हेमंत, NBCC में कल एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, पैटर्न भी काफी पॉजिटिव है। इसको मैं बाय करने की सलाह दूंगा 266 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 303। एक 3 या 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन का व्यू होगा। पेट्रोनेट ऑयल एंड गैस स्पेस में मुझे कुछ बाइंग दिखती है जो सस्टेन हो सकती है। ONGC भी अच्छा लगता है, मैंने पेट्रोनेट चुना है। स्टॉप लॉस होगा 360 का, टारगेट होगा 390 का। पेट्रोनेट LNG खरीदे, NBCC खरीदे। और NBCC के लिए एक खबर जो बता दूं मैं आपको कि सितंबर के महीने में 1137 करोड़ रुपए के ऑर्डर NBCC को मिले। ये ऐलान भी आज ही आया है। तो स्टॉक पर न्यूज का सपोर्ट है, चार्ट्स पर सपोर्ट है, ये वागले साहब करें तो ये स्टॉक एक एक्शन में रह सकता है। इस पर नजर जरूर बनाकर रखें। जागरण प्रकाशन, किरण इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या तेजी का मौका यहां बनता है, क्योंकि रेडियो कारोबार को अलग किया जा रहा है। रेडियो कारोबार के साथ म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कारोबार को विलय किया जाएगा। हो सकता है उसके बाद में अलग से लिस्टिंग या कुछ न कुछ तो प्लानिंग होगी। अब ये अखबार का कारोबार रह जाएगा, तो पूरे ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग होकर वैल्यू अनलॉकिंग का मामला बन रहा है। इसको मंजूरी मिल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। हालांकि खबरें ये पहले से अंदाजा है, लेकिन अब मुहर लग गई है। तो ये बताइए कि जागरण प्रकाशन चार्ट्स पर कहीं खरीदारी के संकेत दे रहा है, लेना चाहिए? अनिल जी बिल्कुल, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इधर से बहुत बड़ी डाउनसाइड रहेगी। 185 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 185 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। डिलीवरी बेस्ड बाइंग होगी, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं। और अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में आपको मोमेंटम बेस पे 205-210 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक चलता नजर आएगा। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा एक बार 200 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर चला जाए तो मेरा मानना है कि 2-3 महीने के हिसाब से अगर कोई लेता है तो इधर से करीबन 239-245 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो नजर रखिएगा जागरण प्रकाशन के स्टॉक पर। दैनिक जागरण आप सब पढ़ते होंगे, अगर आप उत्तर भारत में हमें इस समय देख रहे हैं तो ये वो कंपनी है जो ये अखबार निकालती है, तो इस पर रखिएगा नजर। लेकिन मेटल कंपनियां तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रही हैं और जिस तरह से कल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी करके MIP की जो मियाद है उसको 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कौन सा वो स्टॉक है जो चार्ट्स पर सबसे अच्छा लगता है? एक तो आप लोगों को हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया JSPL, इसके अलावा बताइए और कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है बागले साहब? आप मेटल स्पेस की अगर बात करें तो मैं टाटा स्टील की बात करूंगा, जो हमने कल बोला था। कल आई थिंक हम JSW और टाटा स्टील की बात कर रहे थे। कल टाटा स्टील ने आउट परफॉर्म किया है और मुझे लगता है 430 तक इसका पोजिशनल टारगेट है जो अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है। तो कोई भी हल्की सी करेक्शन आती है ये स्टॉक लिया जा सकता है और 425-430 हमको 2 या 3 हफ्ते में मिलने चाहिए। ओके, तो ये टाटा स्टील एक और मौका दे रहा है खरीदारी करने का, लेकिन खरीदारी का मौका आज एक स्टॉक में मिलेगा या नहीं पता नहीं। पूछा जाए टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। संदीप जैन साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, ट्रैक करते हैं आप ये स्टॉक? क्योंकि कल इनसिंक कैपिटल, जिसमें राकेश जुनेवाला की भी एक छोटी हिस्सेदारी है, इस कंपनी ने 4.25 लाख शेयर खरीदे 56 रुपए के दाम पर। वैसे देखा जाए तो क्वांटिटी कोई बहुत बड़ी नहीं है, यानी कुल मिलाकर 2-2.5 करोड़ का ही मामला है, लेकिन फिर भी पिछली बार भी हमने देखा था एडलेफ्स में भी कुल मिलाकर 3 करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन स्टॉक तो 20-25% के 2 सर्किट मारे थे। 3-3.25 लाख की खरीदारी। हाँ, 3-3.25 लाख, मुश्किल से 3 करोड़ की खरीदी थी। लेकिन अब नाम है
तो नाम के पीछे एक्शन तो होता है। नाम इसमें अनिल खाली राकेश झुंझुनवाला का वो तो समझ में आता है, उत्पल सेठ का भी है जो उनके पार्टनर हैं, अमिताभ सोनथालिया का भी है, तो ये सारे दिग्गज दोस्त मिलके इनसिंग कैपिटल है, इनमें ये तीनों पार्टनर हैं। तो अमिताभ सोनथालिया, अमित सोनथालिया और उत्पल सेठ और राकेश झुंझुनवाला। तो ये तीनों जो अगर अलग अलग खरीदते हैं तो भी हम देखते हैं शेयर चलते हैं, जब आता है उत्पल ने खरीदा या अमिताभ सोनथालिया जी ने खरीदा, अब तो ये तीनों मिलके खरीद रहे हैं। हाँ, तो एक तरह से ऐसे इन्होंने एक जो फर्म बनाई है, अब ज्यादा एक्शन, ज्यादा फ्रेश खरीदारी, नए ट्रेड्स इस फर्म में होते हुए तो। और वैसे भी बता दूं कि राकेश जी की जो रिसर्च है, उस रिसर्च के पीछे उत्पल सेठ बैकबोन है जो उन्हें सारा काम करते हैं। तो चलिए अपना संदीप जैन साहब से पूछते हैं, TFCI क्या राय रखते हैं सर आप इस पर, अगर आपके कवरेज में है तो? अब देखिए अनिल जी, ये स्टॉक भी मैंने जैकपॉट में दिया हुआ है, कई बार शोज करते हैं, पिक्स में दिया हुआ है, हो सकता है बजट के पहले दिया था, और ये वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट, मतलब एकदम फ्लॉप स्टॉक्स में से था, मेरे कई दिनों तक चला नहीं था और इनफैक्ट बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये स्टॉक एक खराब स्टॉक निकला। बट अब ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स थे, इनफैक्ट उस टाइम पे भी फंडामेंटल्स अच्छे थे और अभी भी है, और जिस तरीके से कल क्रेडिट पॉलिसी भी फेवरेबल आ गई और कल जो क्वांटिटी इन्होंने कम खरीदी है, वो रीजन ये था कि 50, 51 रुपए, 48, 49 रुपए से ये 2 दिन से 56 रुपए आ चुका था और उस टाइम पे इनकी बाइंग आई है। हो सकता है कि नीचे आए तो और भी खरीदेंगे, और हालांकि कल सर्किट पे भी हुआ है, डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है स्टॉक में, फिर IFCI का स्टेक है इसमें, और ओवरऑल जो टूरिज्म सेक्टर को लेकर सरकार का फोकस है, उसको लेकर ही मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा और बिल्कुल 75 रुपए तक का टारगेट बिल्कुल देना चाहूंगा। बिल्कुल फ्लॉप स्टॉक था, अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था, 3 साल से मुनाफा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन अब आप देखिए जो पहली तिमाही का नतीजा आया उसमें 22% मुनाफा इसका बढ़ा, 15% इनकम बढ़ी है, और सस्ता लग रहा है शायद इन लोगों को, ये लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। वन टाइम बुक पर ट्रेड हो रहा है, 62 रुपए 55 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है, और वन टाइम बुक पर मिल रहा है, तो शायद ये सबसे सस्ता है। ये वन टाइम बुक वैल्यू पे तो कल हुआ है तेजी के बाद कल इतना तेजी, और थोड़े दिनों में पीछे और तेजी हुई है। एक्चुअली बहुत सस्ता है, और काफी लोगों ने एक्चुअली न सिर्फ संदीप बल्कि मेरी भी नजर थी इस स्टॉक पर, सस्ता लगता था, बट प्रॉब्लम एक ही कि इसका सरकारी कंपनी है तो पता नहीं ट्रिगर कब आएगा, तो जो ट्रिगर चाहिए था वो ट्रिगर आ गया। तो अब जब आप देखें ना, कितनी सारी कंपनियां हैं, NBFC से 4-4 टाइम, 3-3 टाइम, 3.5 टाइम, 5 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड करें। मैं ये नहीं कहता कि ये उतना बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आराम से 1.5 गुना 2 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड करे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। यानी कि 50% की अपसाइड यहाँ से स्टॉक में है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन पहले नीरज की टीम का फ्री हिट या डिपेंडेबल स्टॉक था, हमने इसको कैप्टन चॉइस का दर्जा दिया था, 2020 टीम का रेगुलर कैंडिडेट है, और अब यहाँ पर देखिए ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर तो बड़ी है, और आगे चलकर अब जो बजट आने वाला है उसमें आप देखिए पिछले 3 बजट सरकार के उठाकर टूरिज्म के ऊपर फोकस बरकरार है, तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और कौन से स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए ये सब बताएंगे ब्रेक के उस पार। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप वागले साहब, संदीप जैन और साथ ही किरण जादव भी। स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उनमें से एक और मदरसन सुमी न्यूमेरा ने आज से अपना कवरेज शुरू किया 387 रुपए के लक्ष्य के साथ। तो बताएं किरण, चार्ट पर कोई संकेत है, खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में मदरसन सुमी? अनिल जी कल करीबन अच्छा सपोर्ट लिया था 325 326 के ऊपर, बहुत अच्छा टाइम पीरियड गुजारा है पूरे दिन, और आखिरी आधे 1 घंटे में हमने एक अच्छी उछाल देखी 325 से लेकर 329.30 तक। मुझे लगता है कि ये जो इसके पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो हमने 306 से 326-27 की मूव की थी, उसका कंसोलिडेशन हो चुका है और वापस एक बार अप मूव देखने को मिल जाना चाहिए। अगले रेजिस्टेंस जो देखने को मिल जाने चाहिए वो है 338 339, जो कि टारगेट्स मान के चलने चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। पर अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो जो अगस्त महीने का टॉप था और फिर सितंबर महीने का टॉप था, उसका अगर ट्रेंड लाइन वैल्यू देखते हैं तो उसका ब्रेकआउट 336 आता है। 336 के ऊपर अगर ये कंसिस्टेंटली चलता है तो वापस 354 358 लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए मदरसन सुमी पर, नोमुरा के ब्रोकरेज हाउसेस का जो लक्ष्य बढ़ा है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आज एक और सेक्टर फोकस में रहेगा काफी दिनों के बाद, और वो है टेलीकॉम सेक्टर। फॉर अ चेंज अच्छी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। लोग सोच रहे थे कि काफी लंबा चलने वाला है ये शायद स्पेक्ट्रम का ऑक्शन, लेकिन तीसरा दिन के हुआ है कल, और अब
माना जा रहा है कि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो सकता है अब खत्म हो जाए आज या कल में। सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा ये माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, ये लोग मानकर चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड भी देखिए कुछ हो नहीं रही है, कोई एग्रेसिवली बिड कर नहीं रहा है, केवल वोडाफोन ही है जो सबसे एग्रेसिव बिडर रहा है। और सरकार जो मानकर चल रही थी 1.25 लाख करोड़ मिलेगा, ऐसा मिलने वाला है नहीं। तो क्या टेलीकॉम कंपनियों के पास पैसा रहेगा? देखिए बाजार को भनक थी इसकी, कल ये सारे टेलीकॉम शेयर सेकेंड हाफ में मजबूत होने लगे। और एक अच्छी खबर आइडिया के लिए भी आई है, कुमार मंगलम बिरला साहब अब सोच रहे हैं कि अपने टेलीकॉम कारोबार को रीऑर्गेनाइज करें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है जो टेलीकॉम का उसको अलग करें। तो खबरें आइडिया के लिए काफी बेटर दिख रही हैं। ये बताइए इन दोनों के चार्ट्स में आपको बेटर चार्ट कौन सा लग रहा है, और टेलीकॉम शेयरों में क्या उछाल देखने को मिल सकता है? चार्ट्स पर ऐसा देख के लग रहा है हेमंत, अगर वो उछाल होगा तो वो बाउंस बैक ही माना जाएगा। अभी भी मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है ना। दोनों अगर आप पूछो आइडिया और भारतीय आप बात कर रहे हो तो शायद मैं मानूंगा कि भारतीय ये टाइम पे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपका मन तो यही है कि मैं लूंगा बिल्कुल हाल में बिकवाली करने का मन है, गिरावट में खरीदारी करने का मन नहीं। ये मार्केट्स के साथ ऊपर जा रहे हैं, अगर मार्केट्स में थोड़ी सी करेक्शन आती है ये ऑन द डाउन साइड आउट परफॉर्म करेंगे दोनों स्टॉक। तो यानी कि टेलीकॉम स्टॉक में ऊपरी स्तरों पर अगर आप फंसे हुए हैं तो निकलने की सोचें। ये राय वागले साहब की चार्ट्स के लिहाज से। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे राय आपकी वायदा कारोबार के लिहाज से, क्योंकि जुड़ेंगे हमारे साथ गौरव बिस्ता एलकेपी सिक्योरिटीज के इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है। संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब, किरण यादव जी, अमरीश बलिगा जी हमारे स्टूडियो आ गए हैं। बस अब वो कुछ ही देर में माइकअप होने वाले हैं, उनसे भी बातचीत शुरू करेंगे। गौरव बिस्ता वैसे पहुंच के माइकअप हो चुके हैं, तो गौरव से ही शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव, बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है 2 दिनों की तेजी के बाद? मैं उनसे भी यही पूछ रहा था, क्या तेजी की हैट्रिक लगने वाली है? आपको क्या लग रहा है? देखिए निफ्टी फिर रेंज में चला जाएगा। 8,700 एक अच्छा सपोर्ट ऊपर के आएगा अभी, और 8,850 ये एक ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो बायस जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव होगा। डिप्स का इंतजार कीजिए, मेरे हिसाब से आपको रिस्क थोड़ा बेटर होगा। 8,850 अगर सस्टेन अगर हो गया तब आपको फिर 9,000 तक के लेवल की उम्मीदें बन जाएंगी। करंट सीजन वो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एक डिप्स का इंतजार कीजिए। 8750 8740 अगर आता है तो 20-25 पॉइंट की स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो गिरावट में करें खरीदारी अगर थोड़ा सा भी सुस्ती वाला माहौल दिखे, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट का इंतजार करना है गौरव, या खरीद लें या खुले वहीं? थोड़ा ऊपर मिल लीजिए, इसमें थोड़ा अलग बात है कि 19,700 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल भी हमने देखा कि ऊपर एक उछाल आने के बावजूद वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद में अगर वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया तो थोड़ी उसमें दिक्कत आ सकती है। तो 19,700 के ऊपर बाय करते हैं आप, थोड़ा सेफ होगा। 100-150 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 20,000 20,050 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए एक और सेक्टर आज फोकस में रहने वाला है, वो है चीनी का सेक्टर। खास तौर पर जिस तरह से क्रशिंग सीजन में डिले हो रहा है, जनरली महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि 1 नवंबर के आसपास क्रशिंग शुरू हो जाती है, यानी गन्ने को पीसकर चीनी बनाने का काम, हिंदी में अगर आपको बताऊं तो इस बार बारिश जो है वो काफी लंबी चली है। अक्टूबर के महीने में जनरली इस समय हम बरसात देखते नहीं है, लेकिन हो रही है, और एकरेज भी है वो कम हुआ है। तो श्री रेणुका शुगर जैसी महाराष्ट्र की कंपनियों को होगा फायदा। ये फंडामेंटल्स तो बता रहे हैं, लेकिन क्या चार्ट्स पर भी यही संकेत मिल रहे हैं? पूछते हैं किरण से। किरण, श्री रेणुका शुगर कैसा लगता है आपको? रेणुका शुगर बेसिकली एक रेंज में अटका हुआ है, निचले स्तरों में 15 रुपए और ऊपरी स्तरों पे 17 रुपए 20 पैसे। जब तक ये 17 रुपए 20 पैसे क्रॉस नहीं करता तब तक मैं बुलिश नहीं रहूंगा इस स्टॉक पे हेमंत जी। और एक बार ये 17 रुपए 20 पैसे क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि इजीली ये 26-28 लेवल्स को भी छूने की क्षमता रखता है। तो मैं ब्रेकआउट की राह देखूंगा। एस्केंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा 17 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के ऊपर, तो इसके बाद ही मैं बाय करने की सलाह दूंगा। तब तक के लिए तो अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ओके, एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हम पूरी तेजी की बात करें लेकिन शायद थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर हो, वो है भारत फोर्ज। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में इनकी ट्रकों की बिक्री के आंकड़े आए सितंबर महीने के, महीने दर महीने 2% बिक्री घटी है, थोड़ी घटकर आई है। नॉर्थ अमेरिका से 30% रेवेन्यू आता है भारत फोर्ज का। तो ऐसे में संदीप जैन साहब आपसे राय लेना चाहता हूं, भारत फोर्ज क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बेचना चाहिए, या गिरावट हो तो खरीदारी करें?
देखिए, गिरावट पे खरीदने की तो राय नहीं दूंगा और इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की भी राय नहीं दूंगा। ऑलरेडी काफी करेक्टेड स्टॉक है ये, और देखा जाए तो दूसरे एंसिलरी स्टॉक्स जबरदस्त चले। इनफैक्ट ये फ्रंट रनर था और ये पहले चले थे, मदरसन सुमी चले थे, बट लीडर्स में तो करेक्शन आ चुका है और जो छोटे स्टॉक्स है वो चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में, ऑटो एंसिलरी में अगर जाना ही है तो मैंने महिंद्रा सीआई आज इनफैक्ट रेकमेंड किया था, जो कि उनकी एक न्यूज में भी थे कल वो, कि एमटेक ऑटो को वो लोग टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। तो एंड सर्टेनली देखिए, महिंद्रा ऐसे ही बिलीगर्ड कंपनीज को टेक ओवर करने की बात करती है और इनफैक्ट मल्टीनेशनल बनने का एक बहुत बड़ा ये चांस है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर मुंजाल ऑटो, मुंजाल शुआ पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, इन स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स जहां पर आपके लिए मौका बन सकता है तेजी करने का। महिंद्रा सीआई कल 6.5% भागा इस खबर के दम पर कि एमटेक ऑटो, जो मुश्किल में भरी हुई कंपनी, इसे खरीद सकता है महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव। तो दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी थी, एमटेक ऑटो में भी और महिंद्रा में भी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले संदीप जैन साहब से हम लेंगे विदा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज मार्केट काउंटडाउन में। और इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजारों की ओपनिंग, बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी देखिए ऊपर आ गया है, जो नीचे ट्रेड कर रहा था हम यही कह रहे थे कि नीचे क्यों ट्रेड करना चाहिए। चलिए, धीरे धीरे पॉजिटिव हो चुका है, तो एक अच्छी शुरुआत होगी एसजीएक्स निफ्टी से। ये संकेत है, रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर, वहां भी देखना होगा क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है, तो क्या रुपया कमजोर होता है या होल्ड कर पाता है। इसके अलावा स्टॉक 2020 का अपडेट, 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए, और हमेशा की तरफ 9:15 से बाजार का भरपूर एक्शन, ट्रेडिंग के मौके और शुरुआती कारोबार में जो कुछ भी उतार चढ़ाव है वो सब आपके लिए हाजिर करेंगे पहला सौदा में, इस छोटे से ब्रेक के बाद।